Hello friends, I'm Dr. Rashmi. Welcome you to my YouTube channel. We are Study with Target. हमारी जो सीरीज़ चल रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, आज हम उसमें जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज़ सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस। इससे पहले जो हमने टॉपिक कवर किया था वो था आपका SDLC, जिसमें हमने SDLC के सारे फेजेस प्लस जो हमारे SDLC के मॉडल्स हैं उस टॉपिक को कवर किया था, जिस पे कई बार NTA नेट में क्वेश्चन पूछा गया है। सिमिलरली जो आज का टॉपिक है उस पर भी बहुत बार NTA नेट पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें हमारे पास अलग अलग टाइप की मैट्रिसेस हैं जिसके ऊपर अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कई बार सिंपल वे में पूछे गए हैं, कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में पूछे गए हैं। तो आज हम वो टॉपिक कवर करने वाले हैं और मैंने कोशिश करी है कि जब हमारे 4 या 5 जो हमारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे तो उसके बाद 25 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं वो आपके लिए लेकर आऊँगी, ताकि आप लोगों को समझ आए कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस। हमारा सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस होता क्या है? तो बेसिकली सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स वो टर्म है जिसको हम यूज़ करेंगे टू मेजर द सॉफ्टवेयर करेक्टरिस्टिक्स। अगर हमें सॉफ्टवेयर करेक्टरिस्टिक्स को मेजर करना है तो उसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, कुछ एक टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड योर सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स, जिसका जो बेसिकली उन सॉफ्टवेयर करेक्टरिस्टिक्स को मेजर करेगा जो हमारी मेजरेबल है और काउंटेबल है। अब इसका फ़ायदा क्या है? अगर हम सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स का यूज़ कर रहे हैं तो उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हम इसके थ्रू जो अपने सॉफ्टवेयर है उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं, एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये सारे जो है हमारी जो भी हमारे टर्म्स हैं उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय मेजरिंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो इसीलिए हमने किस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है, दैट इज़ योर सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है। सॉफ्टवेयर मैट्रिक के थ्रू हम पूरी तरह से फुली अंडरस्टैंड कर सकते हैं डिज़ाइन को, डेवलपमेंट को, टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो बेसिकली सिंपल वे में कहें तो हमारा जो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स है वो टर्म है जिसके थ्रू हम मेजर करेंगे सॉफ्टवेयर की करेक्टरिस्टिक्स को, उन करेक्टरिस्टिक्स को जो मेजरेबल है, काउंटेबल है, टेंजेबल है। और इसका मेन पर्पस क्या होता है? सो दैट हमारी जो सॉफ्टवेयर है उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके, हमारा वर्क जो है वो अकॉर्डिंग टू प्लान हो सके, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग हमारा काम हो सके। तो इस सब को मेजर करने के लिए हम किस का यूज़ करते हैं? सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स का। अब हमारे पास जो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स होती है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड करी गई है अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर। हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो हमारी फर्स्ट होती है प्रोडक्ट मैट्रिक्स, सेकेंड वन इज़ प्रोसेस मैट्रिक्स एंड थर्ड वन इज़ योर प्रोजेक्ट मैट्रिक्स। तो अगर हम बात करें प्रोडक्ट मैट्रिक्स की तो बेसिकली ये जो है वो डिस्क्राइब करती है करेक्टरिस्टिक्स। कौन से करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेगी? दैट टॉक अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, डिज़ाइन फीचर, परफॉर्मेंस। इन सब के बारे में कौन सी मैट्रिक्स बात करती है? इन सब के बारे में बात करती है हमारी प्रोडक्ट मैट्रिक्स। अगर हम बात करें प्रोसेस मैट्रिक्स की तो प्रोसेस मैट्रिक्स बेसिकली बात करती है टू इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस को। तो इसमें वो बात करेगी फॉर एग्जांपल रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स जो होते हैं हमारे, पैटर्न ऑफ टेस्टिंग, डिफेक्ट अराइवल, रिस्पॉन्स टाइम, इन सब टाइप की, मतलब कहीं जिससे कि कहीं ना कहीं हमारे सॉफ्टवेयर की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सके, उसके लिए हम जिस जिस मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे दैट इज़ कॉल्ड योर प्रोसेस मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है प्रोडक्ट मैट्रिक्स, सॉरी प्रोजेक्ट मैट्रिक्स। प्रोजेक्ट मैट्रिक्स बेसिकली बताती है डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट एंड इट्स एग्जीक्यूशन। इसमें हम बात करेंगे जो हमारे स्टाफ मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, हमारे कॉस्ट हो गया, शेड्यूल हो गया। तो दीज आर द टर्म्स दैट वी कैन डिस्कस इन द प्रोजेक्ट मैट्रिक्स। ये सारे क्या है? मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, बेसिकली वो एक टर्म है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को मेजर कर पाएंगे। मतलब सिंपल वे में कहें तो जिस तरीके से हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, अगर हमें उसी तरीके से सॉफ्टवेयर की करेक्टरिस्टिक्स को मेजर करना है देन वी कैन यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। और इसमें हमने 3 कैटेगरी में अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर डिवाइड किया है, दैट इज़ प्रोडक्ट मैट्रिक्स, प्रोसेस मैट्रिक्स एंड प्रोजेक्ट मैट्रिक्स। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट मैट्रिक्स के बारे में। और प्रोडक्ट मैट्रिक्स में भी आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ योर साइज मैट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं इसके आगे। प्रोडक्ट मैट्रिक्स। प्रोडक्ट मैट्रिक्स क्या होती है हमारी? प्रोडक्ट मैट्रिक्स मैंने अभी बताया था बेसिकली किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, जो हमारे साइज़, कॉम्प्लेक्सिटी, डिज़ाइन, परफॉर्मेंस और क्वालिटी लेवल को क्या करती है? मेजर करती है। तो इसको हमने डिवाइड किया है अलग अलग कैटेगरीज में। इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होता है। तो पहली कैटेगरी जो कॉमनली यूज होती है दैट इज़ साइज मैट्रिक्स। सेकेंड वन इज़ कंट्रोल कॉम्प्लेक्सिटी मैट्रिक्स।
नेक्स्ट वन इज़ कॉम्पोजिट मैट्रिक्स एंड लास्ट वन इज़ योर हेल्स्टेड मैट्रिक्स। इसके अलावा भी हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट मैट्रिक्स डिवाइड की जाती है, बट ये कॉमनली यूज्ड है जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैट्रिक्स होती है जिसको हम प्रोडक्ट मैट्रिक्स का पार्ट कहते हैं, ठीक है। क्वालिटी मैट्रिक्स होती हैं, तो दीज आर द मैट्रिक्स दैट कम्स अंडर द प्रोडक्ट मैट्रिक्स। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ योर साइज मैट्रिक्स, ठीक है। तो साइज मैट्रिक्स की बात करें तो साइज मैट्रिक्स नाम से ही पता चल रहा है किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सॉफ्टवेयर के साइज़ को मेजर करने के लिए हम जो मैट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड योर साइज मैट्रिक्स, ठीक है। तो फॉर एस्टिमेटिंग साइज द सिस्टम इज़ जनरली पार्टीशन इनटू द कंपोनेंट इट इज़ लाइकली टू हैव। हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है उसको हम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि अगर हम एक कंपोनेंट के बारे में उसके साइज़ को मेजर करते हैं तो हम ये एस्टिमेट करके चलते हैं कि जो और कंपोनेंट्स हैं वो भी सिमिलरली साइज़ के होंगे, और उसके थ्रू हम एस्टिमेट कर लेंगे कि हमारा क्या साइज बनेगा। तो इस तरीके से इन्होंने बताया है फॉर एस्टिमेटिंग द साइज सिस्टम इज जनरली पार्टीशन इनटू द कंपोनेंट। वंस द कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम आर नोन द साइज ऑफ द कंपोनेंट कैन जनरली एस्टिमेटेड। अगर हम कंपोनेंट के साइज़ को बता पाएँ, कंपोनेंट के बारे में बता पाएँ, तो हम उसके साइज़ को ईजिली मेजर कर सकते हैं। और इसी वजह से इन्होंने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, दैट इज़ लाइन ऑफ कोड, टोकन काउंट एंड फंक्शन काउंट। दीज आर द 3 साइज मैट्रिसेस जिसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम ये मान के चलते हैं कि अगर हमें एक कंपोनेंट के बारे में पता है, कंपोनेंट मीन्स पार्ट, हमें एक सॉफ्टवेयर के एक पार्ट के बारे में पता है, और अगर हम उस पार्ट के साइज़ को मेजर कर पा रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो ओवरऑल जो हमारा सिस्टम है या ओवरऑल सॉफ्टवेयर है वो अकॉर्डिंग टू दैट हम उसको एडअप कर लेंगे सारे कंपोनेंट्स को, और उसके अकॉर्डिंग मान पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल समझाऊं कि हमारे पास एक नंबर था, फॉर एग्जांपल 6 नंबर है, और मैंने उसको डिवाइड कर दिया किस में, 2 2 2, ठीक है। तो अगर मैंने एक कंपोनेंट का पार्ट बता दिया, मैंने ये बता दिया कि दिस वन इज़ फॉर 2, ठीक है, तो हम ये मानेंगे अगर मैंने इसको मेजर कर लिया तो मैं ये मान के चलूँगी कि ये दोनों भी कितने होंगे, हमारे 2 2 ही होंगे। तो ओवरऑल साइज़ हम इस तरीके से एस्टिमेट करते हैं। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोला है, इस तरीके से हम नहीं बात करते, बट नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा बड़ा सॉफ्टवेयर होता है दैट डिवाइडेड इनटू द कंपोनेंट्स, जिसको हम मॉड्यूल्स भी कह सकते हैं, सब सिस्टम कह सकते हैं, तो उसमें हम डिवाइड करते हैं। और अगर हम एक के कंपोनेंट के साइज़ को मेजर कर लेते हैं तो फिर उसके बाद हम ये मान के चलते हैं कि हम ओवरऑल साइज़ को ईजिली एस्टिमेट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हमारे पास मैट्रिसेस होती है दैट इज़ लाइन ऑफ कोड, टोकन काउंट एंड फंक्शन काउंट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलओसी, दैट इज़ लाइन ऑफ कोड। कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, इस पे क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। तो एलओसी जो मैट्रिक्स है बेसिकली ये किस चीज़ को मेजर कर रही है, दैट इज़ यूज टू मेजर द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो आप ये कह सकते हो इट इज़ यूज टू मेजर द प्रोग्राम लेंथ। किसी भी प्रोग्राम की लेंथ को मेजर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वी कैन यूज़ द LOC मैट्रिक्स। इट इज़ यूज टू एस्टिमेट द प्रोग्राम करेक्टरिस्टिक्स। बेसिकली इसको हम मेजर कर रहे हैं प्रोग्राम लेंथ के लिए, और मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारा जो मैट्रिक्स है उसका मेन पर्पस क्या होता है कि करेक्टरिस्टिक्स को मेजर करना। अगर हम साइज़ को मेजर कर पा रहे हैं तो हम ये बता सकते हैं कि उसमें कितना एफर्ट लगा है, और ईज़ ऑफ मेंटेनेंस कि उसको हम कितनी ईजिली मेंटेन कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एग्जांपल आपने VB के अंदर एक कोड लिखा है, और अगर वो फॉर एग्जांपल अगर वो 20 लाइनों का है, ठीक है, वो कोड जो है वो 20 लाइनों का है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें एफर्ट ज़्यादा लगेगा, और उसको मेंटेन करना भी क्या होगा, इजी नहीं होगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पर एस्टिमेट कर पा रहे हैं। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी प्रोग्राम की लेंथ को फाइंड कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स वी कैन एस्टिमेट द करेक्टरिस्टिक्स, कौन से, एफर्ट और ईज ऑफ मेंटेनेंस। तो हम ये मान के चलते हैं कि लाइन ऑफ कोड जो है वो हमारा लेंथ ऑफ जो हमारी प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं वो है आपकी, जो आप कोडिंग कर रहे हैं। इसके अंदर हम कमेंट और ब्लैंक लाइंस को कंसीडर नहीं करते हैं। जब भी हम बात कर रहे हैं किसकी, लाइन ऑफ कोड की बात कर रहे हैं, दैट इज़ LOC की बात कर रहे हैं, तो हम लाइंस को काउंट करेंगे। बट हम जब लाइंस को काउंट करेंगे तो हम कमेंट और ब्लैंक लाइंस अगर हमने छोड़ी हुई है फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग में, तो उसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते। इट ऑल्सो इंक्लूड लाइंस कंटेनिंग प्रोग्राम हेडर, डिक्लेरेशन, एग्जीक्यूटेबल एंड नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। यानी हम ऑलमोस्ट सबको कवर करेंगे इसके अंदर LOC के अंदर, बट बेसिकली हम जो कमेंट है और ब्लैंक लाइंस है उसको हम कवर अप नहीं करते हैं LOC के अंदर। LOC को बेसिकली हम मेजर करते हैं किलो लाइंस के अंदर, दैट इज़ 1000 ऑफ लाइंस, और इसीलिए इसको हम क्या लिखते हैं, KLOC। अभी अगर हम कोकोमो मॉडल की बात करें या हम कोकोमो मॉडल में एफर्ट वगैरह की बात करें तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हम KLOC का कॉन्सेप्ट यूज़
करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पर यूज़ हो रहा है इस मैट्रिक्स के अंदर, इस कॉन्सेप्ट को आप और जगह पर भी यूज़ करोगे। तो हमें पता होना चाहिए क्लियरली कि एलओसी का मतलब क्या होता है, दैट इज़ लाइन ऑफ कोड। इसको हम मेजर करने के लिए किलो लाइन्स ऑफ कोड में करते हैं, दैट मीन्स थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स। ठीक है, अब इसकी एडवांटेज क्या है? एडवांटेज सिंपल है, इट इज़ ईजी टू मेजर, इट इज़ सिंपल, क्योंकि ये एग्जैक्ट एंटिटी है, न्यूमेरिकल एंटिटी, आप काउंट करोगे और आपको पता चल जाएगा। बट इसकी डिसएडवांटेज, जिसकी वजह से हमने और मैट्रिसेस को हम लेकर आए हैं, तो इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या थी? इट इज़ लैंग्वेज डिपेंडेंट। ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जावा है। तो अगर हो सकता है कि कोई लैंग्वेज है जिसमें हमें कोड करने में जो है वो कम लाइंस की ज़रूरत पड़ी, लेकिन कई ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हमें कोड करने में ज़्यादा जो है वो कोडिंग ज़्यादा लाइंस की, मतलब सेम कोड है बट अगर हमने एक लैंग्वेज में किया तो उसमें कम यूज़ हो रहा है, दूसरे में किया तो उसमें ज़्यादा लैंग्वेजेस का लाइंस ऑफ कोड यूज़ हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट होती है और उसी के ऊपर हमारी एलओसी डिपेंडेंट है। नेक्स्ट, एलओसी की जो कोडिंग होती है वो प्रोग्रामर पे भी डिपेंड करती है। हो सकता है प्रोग्रामर को अगर लूप नहीं पता तो वो अगर एलोकेशन करनी है या कोई भी काम करना है तो उसके लिए उसको वो क्या करेगा, अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं हर प्रोग्रामर। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी एलओसी जो है हमारा, दैट इज़ लाइन ऑफ कोड, वो इंक्रीज़ होगा, और इंक्रीज़ होगा तो उससे हमारी जो एफर्ट है और जो हमारा एस ऑफ मेंटेनेंस है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट, LOC ऑल्सो डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि हम किस पर्पज़ का, फॉर एग्जांपल लूप्स होते हैं हमारे पास, तो हो सकता है कि कोई फॉर लूप यूज़ कर रहा हो, कोई वाइल लूप यूज़ कर रहा हो, लेकिन अगर कोई फॉर लूप यूज़ कर रहा है तो उससे कोडिंग कम हो जाएगी और वाइल लूप से कोडिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो ये भी डिपेंड करता है हमारा। तो इसको भी, ये भी हमारा LOC की एक डिसएडवांटेज है कि अगर हमारी जो, अगर हम चॉइस ऑफ इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं कोडिंग करते समय तो उस पर भी डिपेंड करता है हमारा LOC मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइब्रेरी रूटीन्स। लाइब्रेरी रूटीन्स क्या होते हैं? कुछ प्री डिफाइन फंक्शंस होते हैं या प्री डिफाइन कोडिंग्स होती है जिसके थ्रू अगर हम उसको अपने प्रोग्राम में यूज़ करें तो हमें कोडिंग ज़्यादा नहीं लिखनी पड़ती। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा प्रोग्रामर उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा कि वो उसके लिए कोडिंग लिखेंगे तो कहीं ना कहीं जो प्रोग्राम है उसका साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो दिस इज़ द दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग LOC। नेक्स्ट, LOC का एक ये होता है आपका कि कहीं ना कहीं प्रोग्रामर की अगर स्किल्स अच्छी नहीं है कोडिंग करने की, वो प्रॉपर कोडिंग नहीं कर पा रहा, स्ट्रक्चर प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं किस पे क्या है, हमारी डिसएडवांटेज। इसकी वजह से हमारी जो प्रोग्राम है उसकी का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग LOC। और इसीलिए हमने जो सेकंड कॉन्सेप्ट है, सेकंड मैट्रिक्स है, वो हम लेकर आए हैं, दैट इज़ टोकन काउंट। टोकन्स क्या होते हैं हमारे? बेसिकली जो हमारी उसकी डिसएडवांटेज थी किसकी, LOC की हमारी, उसको हमने यहाँ पर ओवरकम किया है। हमने यहाँ पर बात की टोकन को काउंट करने की। अब टोकन्स क्या होते हैं? कोई भी प्री डिफाइन एंटिटीज़ जो कंप्यूटर्स को पता है, जिसको कंप्यूटर जानता है, उसको अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, दैट इज़ कॉल्ड योर टोकन्स। टोकन्स बेसिकली क्या होते हैं? जो हमारे, इट इज़ अ सिंपल एंटिटी दैट मेड अप अ प्रोग्राम। ये सिंपल एंटिटीज़ है जिससे क्या मिलकर क्या बन रहा है, हमारा कोई भी प्रोग्राम मिलकर बन रहा है, वो क्या कहलाएगा आपका, दैट इज़ कॉल्ड योर टोकन। ठीक है, तो अगर हम टोकन मैट्रिक्स की बात करें तो हम उसमें किसको काउंट करेंगे? वी कैन काउंट द टोकन्स। ठीक है, जो हमारे प्रोग्राम में लिखा हुआ है, जो हमारे प्रोग्राम यूनिट के अंदर लिखा हुआ है, और उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि हमारा जो साइज़ है वो क्या है हमारे प्रोग्राम का, और कैसे हम उसका एफर्ट और मेंटेनेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टोकन मैट्रिक्स को डिटेल में अगर हम बात करें तो इसको प्रपोज जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज टोकन मैट्रिक्स का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमने यूज़ किया था MH हेल्स्टेड के अंदर। ठीक है, ये MH हेल्स्टेड वो पर्सन है जिसने इस कॉन्सेप्ट को सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, और उनके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने एक फॉर्मूला लेकर आए हैं जिसके बेसिस पे हम जो है वो प्रोग्राम की लेंथ को, वॉल्यूम को, वोकैबुलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन्होंने जो आपका मेथड लेके आए हैं, इन्होंने इसमें ये बोला है मैट्रिक्स के अंदर कि हमारे पास टोकन्स दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, दैट इज़ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ A+B, हमारी ये कोडिंग है। ठीक है, तो इसमें जो ये A और B होता है इनको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स वो होते हैं जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो दैट मीन्स ये A और B क्या है, हमारे ऑपरेंड्स। और ये जो प्लस है दैट इज़ योर ऑपरेटर। ऑपरेटर वो होता है जो ऑपरेशन होता है आपका। ठीक है ना, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारे टोकन्स होते हैं
वो दो कैटेगरी में डिवाइड हैं, आइदर या तो वो ऑपरेट होगा या फिर क्या होगा आपका ऑपरेटर्स होगा, ठीक है। और इन्हीं को हम काउंट करेंगे, इन्हीं को हम मेजर करेंगे सो दैट वी कैन फाइंड द साइज ऑफ द या लेंथ ऑफ द प्रोग्राम। तो हम मान के चलते हैं ऑपरेटर्स कौन से हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, दीज आर द ऑपरेटर्स जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने जो मैट्रिक्स दी है उसके अंदर इन्होंने कंसीडर किया है ऑपरेंड्स क्या होते हैं, कोई भी वेरिएबल्स, कांस्टेंट, जो लेबल, जो नाम हम दे रहे हैं वो सारे क्या हैं आपके, दैट इज ऑपरेंड्स। तो हेल्स्टेड मैट्रिक्स जो हमारी प्रपोज्ड हुई थी वो ये किस चीज़ को मेजर करेगी, लेंथ, वॉल्यूम, कॉम्प्लेक्सिटी, दीज आर द थिंग्स दैट कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ हेल्स्टेड मैट्रिक्स। तो हेल्स्टेड मैट्रिक्स के अंदर हम ये चार टर्म्स लेते हैं, दैट इज N1, N2, कैपिटल N1 और कैपिटल N2। कैपिटल स्मॉल n1 हमें ये बताता है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑपरेटर, यानी ऑपरेटर्स की तो हम बात कर रहे हैं बट ऑपरेटर्स में यूनिक ऑपरेटर, यूनिक का मतलब क्या होता है, जो रिपीटेड ना हो, यूनिक मतलब रिपीटेड। तो n1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करेगा बट वो जो यूनिक हो। n2 रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ ऑपरेंट्स बट वो क्या होने चाहिए आपके, यूनिक होने चाहिए। N1 किसको रिप्रेजेंट करता है, दैट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटर्स, एंड N2 रिप्रेजेंट करेगा टोटल नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। अब इसको समझने के लिए हम फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेंगे अभी, और ये हमारे फॉर्मूले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वोकेबलरी का फॉर्मूला क्या होगा, अगर हमें N1 N2 पता चल गया है, कैपिटल N1 N2 पता चल गया है, देन हमारा वोकेबलरी का फॉर्मूला होता है स्मॉल n इक्वल्स टू N1 प्लस N2। और अगर लेंथ की बात करें तो क्या होगा, n इक्वल्स टू कैपिटल N1 प्लस N2। और वॉल्यूम की बात करें तो n लॉग 2n, ये हमारा फॉर्मूला होता है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रोग्राम। तो हमें अगर N1 N2 पता है, कैपिटल N1 N2 पता है, देन वी कैन फाइंड द वोकेबलरी, लेंथ एंड वॉल्यूम ऑफ द प्रोग्राम। तो इसको समझने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा एक एग्जांपल है, ये हमारी एक कोडिंग है। अगर हम इसमें N1 N2 N3 N4 को फाइंड करें तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, अगर हम बात करें स्मॉल n1 का मतलब होता है इस पूरे प्रोग्राम के अंदर जितने भी ऑपरेटर हैं, बट वो सारे ऑपरेटर्स क्या होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑपरेटर्स हमारे पास क्या है, इक्वल, प्लस, प्लस। लेकिन ये इक्वल, प्लस, प्लस कितनी बार यूज़ हो रहा है आपका, अगर हम देखें प्लस प्लस 2 बार हो रहा है, बट क्योंकि हमारा N1 ये कहता है, स्मॉल n1 ये कहता है कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेटर्स हमें बताने हैं, बट वो ऑपरेटर्स क्या होने चाहिए, यूनिक। यूनिक का मतलब अगर वो 2 बार आ रहे हैं, 4 बार भी आ रहे हैं, तो हम उसको काउंट कितनी बार करेंगे, एक बार। तो प्लस को हम एक बार लेंगे और इक्वल, तो टोटल n1 की स्मॉल n1 कितना हो जाएगा हमारे पास 2। बट अगर हम कैपिटल N1 की बात करें तो कैपिटल N1 कहता है कि ऑपरेटर्स काउंट करने हैं, अगर रिपीटेड हो रहे हैं तो आप उसको 2 बार ही लोगे। तो इसमें अगर हम देखें तो इक्वल, प्लस, प्लस, तो यानी टोटल कितने हो गए हमारे 3। अगर हम बात करें हमारे ऑपरेंट्स की, ऑपरेंट्स क्या होते हैं, ये जो वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल्स कितने होंगे 1 2 3 4, तो N2 कितने हो गए हमारे पास 4। और अगर हम बात करें कि जो हमारे पास यूनिक की हम बात करें तो ये यूनिक था। अगर हम बात करें टोटल की तो हमारे पास 1 2 3 4 ये हो गया, और इन सबको ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा नेक्स्ट। तो हमारे पास कितने हो गए N2 5। तो इस तरीके से हमने N1 N2 फाइंड कर लिया। अब हमें अगर वोकेबलरी फाइंड करनी है तो वोकेबलरी का फॉर्मूला क्या था, स्मॉल n1 प्लस n2। तो हमने 2 प्लस 4 कर दिया, दैट इज़ 4। अगर हम प्रोग्राम लेंथ की बात करें तो कैपिटल N1 प्लस N2 दैट मीन्स 3 प्लस 5 8। और अगर हम बात करें किसकी, प्रोग्राम वोकेबलरी की, तो उसका फॉर्मूला ये बनेगा। तो इस तरीके से वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ द प्रोग्राम और वोकेबलरी ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम वॉल्यूम, सो दैट हम उसके करेक्टरिस्टिक्स को फाइंड कर सकें। तो ये सारे क्या है आपका, ये वाली जो मैट्रिक्स होती है जिसमें हम N1 N2 फाइंड करते हैं, दैट इज़ योर हेल्स्टेड मैट्रिक्स। और हेल्स्टेड मैट्रिक्स ये कहती है कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली 4 चीज़ों को मेनली फोकस करेंगे, दैट इज़ N1 जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑपरेटर, डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक ऑपरेटर्स। N2 इसका मतलब डिस्टिंक्ट ऑपरेंड्स। कैपिटल N1 दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटर, एंड कैपिटल N2 दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। तो ये मेन चीज़ होती है जो हम डिस्कस करते हैं किसके अंदर, टोकन मैट्रिक्स में। टोकन मैट्रिक्स के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हेल्स्टेड मैट्रिक्स का। और हेल्स्टेड मैट्रिक्स के थ्रू हम वोकेबलरी, प्रोग्राम लेंथ एंड प्रोग्राम वॉल्यूम को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एंड लास्ट मैट्रिक्स आती है दैट इज़ योर फंक्शन काउंट, या जिसको हम फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड, मतलब अभी तक जो भी हमने पढ़ी है उसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मैट्रिक्स हमारी कौन सी है, दैट इज़ फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स।
और इसके थ्रू हम क्या करेंगे, वी कैन मेजर द सॉफ्टवेयर साइज़ या प्रोग्राम साइज़ हम मेजर करते हैं। अब इसको मेजर करने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ता है कि हमें ये बताना पड़ता है कि नंबर ऑफ़ फंक्शंस क्या होंगे। तो फंक्शंस क्या होते हैं, दैट इज़ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जिसको हम एक नाम डिफाइन करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपका, दैट इज़ कॉल्ड योर फंक्शंस। फंक्शंस हम C++ में कहते हैं, अगर हम जावा की बात करें तो वी कैन कॉल्ड इट मेथड्स। तो अगर हम फंक्शन पॉइंट की बात करें तो सिस्टम फंक्शनली इज़ कैलकुलेटेड इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन इट इम्प्लीमेंट, कि उस प्रोग्राम के अंदर कितने फंक्शंस हम क्रिएट करें। फंक्शंस क्या है ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको हम नाम डिफाइन कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर फंक्शन। तो हम ये कितने फंक्शंस बना रहे हैं उसको काउंट करके वी कैन काउंट द फंक्शन पॉइंट। तो फंक्शन पॉइंट को काउंट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज़ FP = UFP + CAF। अब ये UFP और CAF क्या होता है हमारा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं UFP, दैट इज़ अनएडजस्टेबल फंक्शन पॉइंट। ये हमारा अनएडजस्टेबल फंक्शन पॉइंट होता है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, CAF के साथ। तो अब अनएडजस्टेबल फंक्शन पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास 5 पैरामीटर्स होते हैं। कोई भी जो फंक्शंस होता है उसके अंदर 5 चीज़ें होती है, एक तो कि इनपुट क्या होगा उसके अंदर, सेकंड आउटपुट क्या होगा उसके अंदर, इंक्वायरीज़ क्या होंगी, नंबर ऑफ़ फाइल्स वो कितनी यूज़ कर रहा है, और उसका एक्सटर्नल इंटरफेस क्या होगा। मतलब कोई भी जो हमारा फंक्शन है अगर हम उसके बारे में बात करें, तो किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो हम उसमें क्या इनपुट देंगे, हमें आउटपुट क्या मिलेगी, क्या हमारी इंक्वायरीज़ होंगी, आप ये कह सकते हो कि क्या हम रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, नेक्स्ट कौन कौन सी फाइल्स उसके अंदर यूज़ होंगी, और एक्सटर्नल इंटरफेस हमें क्या क्या चाहिए। ये हमारे 5 पैरामीटर्स होते हैं जो हम फंक्शंस के अंदर बात करते हैं। अब इन पांचों पैरामीटर्स को हमने जो है वो वेटेज दी है। वेटेज क्या दिया, अगर वो सिंपल है तो दैट मीन्स 3 है, एवरेज है तो 4 है, और कॉम्प्लेक्स है तो कितना है, 6 है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ यूज़र इनपुट, अगर वो सिंपल है तो 4 है। ये हमारा टेबल हमें याद करना है, जिसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, वी कैन फाइंड द अनएडजस्टेबल फंक्शन पॉइंट। ये फाइंड होगा हमारा इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके, एंड देन हमें रिजल्ट मिलेगा। इसको समझने के लिए अभी हम एक एग्जांपल करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट अभी अगर हम सिंपल बात करें तो अनएडजस्टेबल फंक्शन पॉइंट जो होता है आपका, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये पैरामीटर्स होते हैं, जिसके थ्रू हम उसे ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये हमारा टेबल है जो हमें याद रखना है कि किसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें, अभी जो मैंने आपको बताया ये 5 पैरामीटर्स, तो इसमें इनपुट है, तो इनपुट का मतलब क्या होता है कि क्या वैल्यूज़ हम उसके अंदर इनपुट कर रहे हैं। आउटपुट का मतलब क्या होता है कि हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, इसमें हम आउटपुट रिपोर्ट्स की बात करेंगे, स्क्रीन एरर मैसेज एंड सो ऑन। नंबर ऑफ़ इंक्वायरी मतलब ईच डिस्टिंक्ट इंक्वायरीज काउंटेड, जो भी हमारी इंक्वायरीज होंगी उनको काउंट करेंगे। नेक्स्ट नंबर ऑफ़ फाइल्स की हमारी कितनी फाइल्स हम यूज़ कर रहे हैं, एंड एक्सटर्नल इंटरफेस मतलब कितनी हमारे ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो हमें सिस्टम से चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम काउंट करेंगे और इससे हमें क्या मिलेगा, अनएडजस्टेबल फंक्शन पॉइंट मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं CFA की फुल फॉर्म होती है, दैट इज़ कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर। कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ दिस वन, 0.25 + 0.01 × F। अब ये F क्या है, F इज़ योर फैक्टर। ठीक है, F क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फैक्टर। हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 14 फैक्टर्स हैं, जैसे डेटा कम्युनिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव, ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन, लोड, ट्रांसमिशन रेट, ऑनलाइन डेटा एंट्री, एंड यूज़र एफिशिएंसी, ऑनलाइन अपडेट, कॉम्प्लेक्स। दीज आर ऑल द 14 फैक्टर्स। ठीक है, ये जो 14 फैक्टर्स हैं ये डिसाइड किए जाते हैं कि ये जो 14 फैक्टर्स हैं वो किस लेवल पे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि इनका कोई भी इन सारे फैक्टर्स का जो हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल डेटा कम्युनिकेशन है, इस फैक्टर का कोई भी इफेक्ट मेरे सॉफ्टवेयर के ऊपर नहीं पड़ रहा है, तो दैट मीन्स उसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी, 0, नो इन्फ्लुएंस। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ कि मॉडरेट इन्फ्लुएंस है, मतलब थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी 2। अगर मैं कह रही हूँ कि एवरेज इन्फ्लुएंस पड़ रहा है तो दैट मीन्स उसकी वैल्यू कितनी होगी, 3। हमें कह रही हूँ उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, दैट मीन्स उसकी वैल्यू कितनी होगी, 5। तो ये जो हमारे 14 फैक्टर्स होते हैं, ये 14 फैक्टर्स कहीं ना कहीं हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। और इससे कितना इफेक्ट डालते हैं ये हमें किससे पता चलता है, इससे अगर हमारी 0 to 5 वैल्यूज़ होती है, अगर मैं कहती हूँ कि वो सिग्निफिकेंट इफेक्ट डाल रहे हैं, दैट मीन्स ये जो फैक्टर्स हैं वो हमारी कितनी वैल्यू होगी उसकी, 4। तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा, 14 × 4, और जो हमारा 14 × 4 करने के बाद रिजल्ट आएगा दैट इज़ योर F। तो स्केल वेरीज फ्रॉम 0 to 5।
ठीक है। और इसके थ्रू हम क्या फाइंड करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर। ये हमारे पास फैक्टर्स की वैल्यू है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर। पहले वाले से हमने फाइंड किया था अनएडजस्टेबल फंक्शन पॉइंट, और दोनों को मल्टीप्लाई करके वी कैन फाइंड द फंक्शन पॉइंट। ये हमारा फंक्शन पॉइंट का फॉर्मूला बनेगा। तो अगर हम इसको समझे एग्जाम्पल के थ्रू, तो फॉर एग्जांपल जैसे हमें ये दे रखा है कि हमें एक फंक्शन पॉइंट, कंप्यूट द फंक्शन पॉइंट, हमें फंक्शन पॉइंट कंप्यूट करना है। हमें जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर है और जो हमारी वेटिंग फैक्टर्स हैं वो सारे क्या हैं, आपके एवरेज हैं। इन्होंने हमें बता दिया यूज़र इनपुट कितना है 50, आउटपुट कितना है दिस, इंक्वायरीज इतनी है, फाइल्स इतनी है और इंटरफेस इतना। ये डेटा हमें प्रोवाइड कर रखा है और हमें ये बोला गया है कि जो हमारे वेटिंग फैक्टर है और एडजस्टमेंट फैक्टर है वो हमारा कितना है, दैट इज़ एवरेज। तो अगर इसके बेसिस पे देखें तो स्टेप 1 पहले हमने क्या किया, हमने एफ़ फाइंड किया। तो अगर हम एफ़ की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर है उसकी वैल्यू उन्होंने एवरेज बताई है। तो एवरेज का मतलब हमारी कितनी होती है, दैट इज़ 3। एवरेज का मतलब क्या दे रखा है हमारा 3। तो अगर एवरेज को 3 दे रखा है दैट मीन्स हम यहाँ पर क्या करेंगे 14 इंटू 3, दैट मीन्स 42। 42 हमारे पास f की वैल्यू हो गई। अगर हमें f पता चल गया तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर। तो कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, 0.65 प्लस 0.01 इंटू एफ। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया है। तो इसके थ्रू हम जो वैल्यू निकालेंगे दैट इज़ 1.07। तो ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर की। नेक्स्ट अब हमें फाइंड करना है वेटिंग फैक्टर। तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हमने एक टेबल किया था लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था दिस वन, कि हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमें एवरेज दे रखा है तो क्या वैल्यूज़ होंगी, सिंपल है तो क्या है, कॉम्प्लेक्स के। तो अगर एवरेज है तो हमारा नंबर ऑफ इनपुट की वैल्यू 4 है, आउटपुट की वैल्यू 5 है, इंक्वायरी की वैल्यू 4 है। तो अगर हम इसको देखें तो इसके बेसिस पे हमारे पास यहाँ पर हमने क्या करा 50 इंटू 4 प्लस 40 इंटू 5, 35 इंटू 4, 6 इंटू 10 एंड 4 इंटू 7। हमने ये जो हमारे पास 50, 40, 35, 6 ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि ये वाली वैल्यूज़ जो हमें दे रखी है। अब हमें इसको एवरेज के साथ मल्टीप्लाई करना है और हमने क्या फाइंड कर दिया, वी कैन फाइंड द अनएडजस्टेबल फंक्शन पॉइंट। अब हमें फंक्शन पॉइंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, वी कैन मल्टीप्लाई द अनएडजस्टेबल फंक्शन पॉइंट विद कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वी कैन फाइंड द फंक्शन पॉइंट। तो इसके थ्रू हम क्या फाइंड कर सकते हैं, फंक्शन पॉइंट। और हम फंक्शन पॉइंट फाइंड करके जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं उनको फाइंड कर सकते हैं, इफेक्टिविटी को फाइंड कर सकते हैं, एफर्ट को फाइंड कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा वे था जिसके थ्रू हम क्या कर पा रहे थे, वी कैन फाइंड द फंक्शन पॉइंट। तो ये एक एग्जाम्पल है आपका। ये क्वेश्चन आपके जो है वो एनटीए नेट में पूछा गया है, आया गया है, जिसमें इन्होंने हमें बता रखा है, इन्होंने इस तरीके से बता रखा है कि ये हमारे पास एक्सटर्नल इनपुट्स दे रखा है, आउटपुट दे रखा है, इंक्वायरी दे रखा है, नंबर ऑफ़ फाइल्स दे रखा है, एक्सटर्नल इंटरफेस दे रखा है। फिर इन्होंने ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारी ये जो वैल्यूज़ है इन सब की वैल्यू उन्होंने बता रखी है, दैट मीन्स 4, 5, 4, 10, 7, ये हमें टेबल की वैल्यू बता रखी है। तो अगर हमें फाइंड करना है अनएडजस्टेबल फैक्टर तो हम क्या करेंगे, 30 इंटू इनपुट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी कैन फाइंड द अनएडजस्टेबल फंक्शन पॉइंट। फिर अगर हम बात करें आगे तो इन्होंने क्या बता रखा है, इट इज़ ऑल्सो गिवन दैट आउट ऑफ 14 वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर, हमारे पास 14 फैक्टर्स थे जो इफेक्ट कर रहे थे, ठीक है। 4 फैक्टर्स आर नॉट एप्लीकेबल, दैट मीन्स इसमें से जो हमारे 4 फैक्टर्स हैं वो हमारे एप्लीकेबल नहीं है। तो दैट मीन्स वो तो हमारे क्या हो जाएंगे, 0, ठीक है। अब हमारे पास 4 चले गए तो कितने बचे, दैट मीन्स हमारे पास 10 बचे हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या, ईच ऑफ द अदर 4 फैक्टर है वैल्यू 3 एंड ईच ऑफ द रिमेनिंग फैक्टर्स है 4। तो अगर हमारे पास 4 थे उनकी तो वैल्यू 0 हो गई, तो हमारे पास 10 बचे। 10 में से इन्होंने क्या बोला है, 4 फैक्टर्स जो है उनकी वैल्यू कितनी है, 3, ठीक है। और जो हमारे पास रेस्ट ऑफ रह गए हैं, दैट मीन्स हमारे पास कितने रह गए हैं, अब हमारे पास 6 रह गए हैं, उनकी वैल्यू कितनी होगी आपकी, दैट इज़ 4। तो इसके थ्रू हम फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। फैक्टर हमने डिफाइन कर दिया है यहाँ पर। फैक्टर में इन्होंने क्या बोला है, दोबारा मैं एक बार समझा देती हूँ। ये तो हमारा सिंपल वैल्यू है और ये वैल्यू दे रखी है, तो इसके थ्रू तो हम अनएडजस्टेबल फंक्शन पॉइंट फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं जो किसकी, जो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर था
उसका जो फॉर्मूला था उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास एफ़ हमें पता होना चाहिए। अब एफ़ हम कैसे फाइंड करेंगे, हम क्या करते थे, जो 14 फैक्टर्स थे उनको एवरेज दे दिया तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते थे, अगर हमें सिग्निफिकेंट दे दिया तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते थे। बट यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से नहीं बताया, इन्होंने बोला कि जो हमारे 14 फैक्टर्स हैं उन 14 एडजस्टमेंट फैक्टर में से जो हमारे 4 फैक्टर्स हैं वो तो हमारे एप्लीकेबल ही नहीं है, तो दैट मीन्स 4 इंटू ज़ीरो, वो हमने ज़ीरो कर दिया। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ उनमें जो ईच ऑफ द अदर 4 फैक्टर, जो 4 फैक्टर्स थे उनकी वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने, 3। ठीक है। और उसके बाद जो रिमेनिंग बचेंगे तो हमारे पास कितने बच गए, 4 + 4 कितने हो गए आपके 8, और 8 + 6 कितने होंगे आपके, दैट इज़ योर 14। तो जो रेस्ट ऑफ कितने रह गए 6, उसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू 4। तो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करके क्या वैल्यू फाइंड करेंगे, एफ़ की वैल्यू। एफ़ की वैल्यू फाइंड होने के बाद हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट का जो फॉर्मूला था दैट इज़ 0.65 इंटू, आपके पास ये था ना प्लस कि जो हमारा इंटू 0.01 इंटू एफ़, ये जो हमारा फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले के अंदर हम एफ़ की वैल्यू को पुट करेंगे और क्या फाइंड करेंगे, वी कैन फाइंड द कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर, और दोनों को मल्टीप्लाई करके वी कैन फाइंड द फंक्शन पॉइंट। तो आपको बताना है कि क्या फंक्शन पॉइंट आएगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। अगर किसी को फिर भी डाउट होता है देन आप मुझसे डिस्कस करें, तो जो नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगी उसमें मैं इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन कर दूँगी सो दैट आपको और क्लियरली समझ आ सके। तो ये इसकी एडवांटेज है। नेक्स्ट, फंक्शन पॉइंट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द कोड, हमारा फंक्शन पॉइंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कोड के लिए। फंक्शन पॉइंट जो है वो इंडिपेंडेंट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, क्योंकि बेसिकली ये बात करा है इनपुट आउटपुट इंक्वायरी फाइल। इट ओवरकम ऑल द प्रॉब्लम दैट आर फेसिंग एज इन द LOC। जो हमारा LOC में हम मेजर कर रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, ओवरकम करा है इसने। यूजिंग फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स द साइड ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी ईजिली मेजर, और फंक्शन पॉइंट के थ्रू हम इजीली साइज ऑफ मैट्रिक्स, मतलब जो हमारा साइज़ है सॉफ्टवेयर का, उसको हम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज, मैनी एफर्ट एंड कॉस्ट मॉडल आर बेस्ड ऑन द LOC, सो फंक्शन पॉइंट नीड टू बी कन्वर्टेड। कई सारे ऐसे मॉडल्स हैं, कई सारे ऐसे जो हैं वो हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस है जो LOC के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो वहाँ पर हम फंक्शन पॉइंट को इजीली अप्लाई नहीं कर सकते। एंड लेस रिसर्च डेटा इज़ अवेलेबल ऑन द फंक्शन पॉइंट एज कम्पेयर टू द LOC। LOC इज़ मोस्ट कॉमनली यूज हमारा मेथड है, उसके कंपैरिजन में जो हमारा फंक्शन पॉइंट है वो हम कहीं ना कहीं उसका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, ईजिली यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था फंक्शन पॉइंट वाला। इससे पहले हमने पढ़ा, जो हमने टोटल टॉपिक पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा है सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस क्या होते हैं। देन हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस 3 टाइप की होती हैं, दैट इज़ प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट मैट्रिक्स। उसके बाद हमने प्रोडक्ट मैट्रिक्स की बात की है, दैट उसके अंदर हमने साइज मैट्रिक्स की बात की, और साइज मैट्रिक्स में हमने LOC, टोकन काउंट, और नेक्स्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था दैट इज़ फंक्शन पॉइंट। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, पार्ट 2 करेंगे सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस का, उसके अंदर मैं आपको जो कॉम्प्लेक्सिटी कंट्रोल मैट्रिक्स है दैट इज़ साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी हो गया हमारा, जो मेन कॉमनली यूज्ड हमारी है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको जो मैं समझा रही हूँ वो इजीली समझ आ रहा हो। अगर फिर भी किसी को डाउट होता है तो अगेन आई सेड कि जो है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, सो दैट हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उन सारी प्रॉब्लम को जो है वो डिस्कस कर सकूँ आपके साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम।